हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल @Dr. Strategy। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे पदार्थ विज्ञान के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द असत्कार्यवाद के बारे में। गाइस, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने सत्कार्यवाद के बारे में देखा था, जिसमें हम लोग ने सत्कार्यवाद क्या होता है, उसके क्या इंपॉर्टेंस है आयुर्वेद में, इन सारी चीजों के बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे कि असत्कार्यवाद क्या है, असत्कार्यवाद का सिद्धांत किसने दिया है, असत्कार्यवाद के मुख्य बिंदु क्या है और असत्कार्यवाद के बारे में हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि असत्कार्यवाद किसने दिया है। तो असत्कार्यवाद का सिद्धांत वैशेषिक और न्याय दर्शन ने वर्णन किया। ठीक है, तो वैशेषिक दर्शन और जो न्याय दर्शन है उसमें हमें क्या मिलता है, असत्कार्यवाद का वर्णन देखने को मिलता है। असत्कार्यवाद को आरंभवाद भी कहा जाता है। अब ये क्या बोलता है कि कार्य अविद्यमान होते हुए भी उससे उत्पन्न किया जाता है। कार्य क्या है, अविद्यमान रहता है, लेकिन उससे क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। मतलब कि यहाँ पे जो कार्य है वो कारण से उत्पन्न न होकर एक सर्वतो नवीन रचना है, मतलब उसकी नई आरंभ हो रही है। इसी कारण से हम लोग असत्कार्यवाद को आरंभवाद भी कहते हैं। इसलिए इस सिद्धांत को क्या बोला है कि आरंभवाद भी कहा जाता है। असत्कार्यवाद के मुख्य बिंदु क्या है, मतलब कि असत्कार्यवाद किन चीजों के बारे में बात करता है। तो असत्कार्यवाद के अनुसार कार्य के कारण से उत्पन्न होने से पूर्व कार्य का अस्तित्व कारण में नहीं रहता। ठीक, हम लोग ने सत्कार्यवाद में क्या देखा था कि वो बोल रहा था कि कार्य उत्पन्न होने से पहले उसका अस्तित्व कारण में रहता है। लेकिन जो असत्कार्यवाद है ये क्या कहता है कि कार्य एक सर्वोत्तम नवीन रचना है, कार्य उत्पन्न होने से पहले कारण में नहीं रहता। कार्य एक सर्वथा नवीन रचना है और उत्पत्ति से पहले इसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता। साथ ही साथ क्या बोलता है कि समवाय कारण और जो निमित्त कारण स्वतंत्र होकर कार्य उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं, किंतु जब ये कारण मिलकर व्यापार करते हैं तब कार्य की उत्पत्ति करते हैं, तो जो कारण से भिन्न होता है। ठीक है, तो ये जो समवाय कारण और निमित्त कारण है आपको कार्य कारण सिद्धांत में मिल जाएगा, हमारा वीडियो है ऑलरेडी उस पर, तो आप वो देख लेंगे। तो जिससे आपका क्या होगा कि सत्कार्यवाद टॉपिक और असत्कार्यवाद टॉपिक और आगे भी जो भी आने वाले वीडियोस हैं वो भी क्या रहेंगे, आपको इजीली समझ में आएंगे। तो इसलिए आपको रिकमेंडेशन रहेगा कि एक बार क्या करें, कार्य कारण सिद्धांत वाला वीडियो देख लें। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो समवाय कारण और निमित्त कारण है ये क्या होता है, स्वतंत्र रह के कार्य की उत्पत्ति नहीं कर सकते। जब ये दोनों क्या आते हैं, साथ में आते हैं, तभी उनसे क्या होता है, कार्य उत्पन्न होता है। लेकिन ये जो समवाय कारण और निमित्त कारण ये मेन कारण नहीं है, जिसकी वजह से कार्य की उत्पत्ति होती है वो दूसरा कारण है। तो ये क्या बोला है, वही कि ये जो कारण है ये दोनों कारण से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। और साथ ही साथ क्या बोला गया है कि जो न्याय दर्शन है ये यथार्थवाद है, इसलिए उत्पत्ति पूर्व कार्य की स्थिति को मानना यथा विरुद्ध होगा। जो न्याय दर्शन है वो क्या कहता है, यथार्थ की बात मानता है। यथार्थ की बात मतलब कि जो चीज सत्य है, जो चीज देखी जा सकती है, जिसकी सत्ता है, सिर्फ उसी को मानता है। तो यहाँ पे कार्य की जब तक उत्पन्न नहीं हुआ है वो कार्य की किसी भी स्थिति में क्या करता है, अस्तित्व को नहीं मानता। आगे बात करते हैं कि जो असत्कार्यवाद है उसके समर्थन में कि ये ठीक है, असत्कार्यवाद जो बोल रहा है वो सही है, उसके लिए कुछ युक्तियां बताई गई हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला गया कि यदि कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में उपस्थित रहता तो उसे उत्पन्न के लिए निमित्त कारण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अब बोल रहा है कि अगर जो कार्य है वो कारण में पहले से रह रहता तो उसको कारण से कार्य बनाने के लिए किसी की जरूरत क्यों है, वो डायरेक्ट अपने आप बन सकता है। जैसे कि उदाहरण क्या बोला है कि जो धागे रूपी कारण है से वस्त्र रूपी जो कार्य है उत्पन्न करने के लिए बुनक रूपी निमित्त कारण की आवश्यकता होती है। अभी जो धागा है अगर उससे कोई कपड़ा बनाना है तो उससे क्या करना पड़ता है, बुनना पड़ता है, तब जाके क्या होता है, धागे से वस्त्र बनता है। अतः इससे सिद्ध होता है कि कार्य की उपस्थिति उत्पत्ति से पूर्व कारण में नहीं होती। मतलब कि अगर ये वस्त्र पहले से ही धागे के अंदर रहता तो यहाँ पे हमें क्यों बुनना पड़ता, बुनने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट क्या होना चाहिए था, धागे से तुरंत क्या होना चाहिए था, वस्त्र बन जाना चाहिए था। मतलब कि यहाँ पे जब निमित्त कारण आ रहा है तो ये क्या प्रूव कर रहा है कि यहाँ पे पहले से धागे में वस्त्र की उत्पत्ति नहीं थी। मतलब कि कार्य की उपस्थिति उत्पत्ति से पूर्व कारण में नहीं रहता। दूसरा क्या बोला गया है कि जो दोष होते हैं, मान के चलो दोष जो है ये कारण है, तो अगर इनमें कुछ विषमता होती है, मतलब कि विकार आते हैं जो कि कार्य है,
उत्पन्न करने के लिए मिथ्या आहार रूपी विहार रूपी निमित्त कारण की आवश्यकता होती है। लगा है कि जो दोष है वो शरीर में पहले से रहते हैं, जो कि कारण है किसके लिए, विषमता के लिए। मतलब कि शरीर में कोई भी विकार रोग हो रहा है उसके लिए कौन कारण है, दोष। तो ये दोष जो हैं वो शरीर में तो हमेशा रहते हैं, लेकिन जब तक हम लोग मिथ्या आहार मिथ्या विहार नहीं करते तब तक ये दोष प्रकोपित होकर कोई भी रोग उत्पन्न नहीं करते। मतलब कि दोषों को रोग उत्पन्न करने के लिए किसी की आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन अगर पहले से ही उनके अंदर क्या होंगे, रोग रहेंगे, तो उनको किसी की आवश्यकता नहीं हो, अपने आप क्या कर सकते हैं, रोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो वही बोला है कि अगर उसमें पहले से रहता, क्या जो कारण है उसमें अगर पहले से ही कार्य रहता तो उसको किसी निमित्त की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्ट क्या कर सकता था, कार्य की उत्पत्ति कर सकता था। मतलब यहां से ये प्रूव हो रहा है कि हम बोल सकते हैं कि कारण में कार्य पहले से नहीं था। साथ ही साथ बोला गया कि यदि कारण में कार्य पहले से उपस्थित है तो दोनों का एक ही नाम होना चाहिए। दोनों को अलग अलग नाम से जानने की क्या आवश्यकता है, परंतु दोनों के लिए भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग होता है, अतः कार्य कारण में उपस्थित नहीं रहता। ये तो इजी था कि अगर कार्य कारण दोनों एक ही है, मतलब कि पहले से ही कारण में कार्य अस्तित्व था, तो क्यों अलग अलग नाम है, दोनों का एक ही नाम होना चाहिए था। साथ ही साथ बोला गया कि यदि कारण में कार्य पहले से ही उपस्थित रहता तो दोनों का प्रयोजन भी एक होना चाहिए। जैसे शरीर को ढकने के लिए धागे से वस्त्र बनाने की आवश्यकता नहीं होती, यदि वस्त्र और धागे का एक ही प्रयोजन होता, परंतु हम देखते हैं कि कार्य और कारण दोनों का प्रयोजन भिन्न होता है, अतः कार्य कारण में उपस्थित नहीं रहता। क्या बोला गया है कि अगर कार्य जो है वो पहले से कारण में रहता तो जो कार्य का काम है वही कारण को भी कार्य करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे वस्त्र का काम क्या है कि शरीर को ढकता है, लेकिन धागा शरीर को ढक नहीं सकता, मतलब दोनों का प्रयोजन क्या हो जा रहा है, भिन्न भिन्न हो जा रहा है। इसीलिए ये बोल सकते हैं कि जो कार्य है वो कारण में पहले से उपस्थित नहीं रहता। तो ये युक्तियां देखने को मिलती हैं जो कि ये प्रूव करती है कि जो असत कार्यवाद का सिद्धांत है वो क्या है, सही है। आगे बात करते हैं तो बोला गया है कि जो कार्य और कारण है उसमें आकार की भी भिन्नता होती है, ठीक है। जैसे वस्त्र और धागे के आकार में भिन्नता होती है। क्या बोला गया कि कार्य और कारण अगर एक ही साथ रहते तो दोनों का क्या होता, आकार भी सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिलता। जो कार्य है उसका आकार अलग रहता है और कारण का भी आकार अलग रहता है। जैसे वस्त्र और धागे के आकार में धागा कैसा रहता है, पतला रहता है, लेकिन वस्त्र क्या है, उससे बुनने के बाद बहुत बड़े आकार में रहता है। मतलब कि दोनों में क्या है, आकार भिन्नता भी देखने को मिलती है। यदि कारण में पहले से ही उपस्थित रहता तो यह उत्पन्न हुआ है, इससे बना है, ऐसा कहना उचित नहीं होता, ठीक है। अगर पहले से ही था तो ऐसा थोड़ी बोल सकते कि इससे नया बना है या फिर इससे उत्पन्न हुआ है। उसको बस बोल सकते थे कि ये उसका क्या हो रहा है, रूप भेदांतर हो रहा है, मतलब वो रूप में परिवर्तन आ रहा है। यदि कारण में कार्य पहले से ही उपस्थित रहता तो उनमें संख्या का भी भेद नहीं होता, परंतु वस्त्र एक है और धागे अनेक, ठीक है। क्योंकि एक कारण से क्या हो सकता है, एक कारण की कार्य की उत्पत्ति होनी चाहिए, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता। कार्य का जो नंबर रहता है वो अलग रहता है और कारण का नंबर अलग रहता है। जैसे कि हम लोग जब वस्त्र बनाते तो सिर्फ एक धागे से पूरा वस्त्र नहीं बनता, एक वस्त्र को बनाने के लिए अनेकों धागों की जरूरत पड़ती है। मतलब एक कारण क्या कर रहा है, एक कार्य को उत्पन्न करने में असमर्थ है। मतलब इससे भी हम बता सकते हैं कि कार्य क्या है, पहले से कारण में उत्पन्न या फिर उपस्थित नहीं रहता। हम बात करते हैं कि आयुर्वेद में असत कार्यवाद का क्या महत्व है। संयोग के संदर्भ में हमें उदाहरण मिलता है कि जैसे घृत एवं मधु में सम मात्रा में संयोग से शरीर में विष की उत्पत्ति होती है, परंतु वे भिन्न होने पर अमृत तुल्य हो जाते हैं। घृत और मधु का क्या करते हैं, समान मात्रा में उनका संयोग करते तो वो विष की तरह काम करते, लेकिन अगर वो कम ज्यादा मात्रा रहा घी और मधु का तो वो क्या करते हैं, अमृत के समान कार्य करते हैं। तो यहाँ संयोग के संदर्भ में भी हमें क्या देखने को मिलता है, असत कार्यवाद का इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है। साथ ही साथ बोला गया है कि संस्कारों ही गुणांतर धानम, मतलब इसका भी सिद्धांत असत कार्यवाद पर भी आधारित प्रतीत होता है कि संस्कार के वजह से क्या होता है, गुण में परिवर्तन होता है। तो ये जो गुण है वो किसकी वजह से परिवर्तित हो रहे हैं, संस्कार की वजह से। मतलब कि यहाँ पे जो कारण है उससे कोई मतलब नहीं रख रहा है, ये जो गुण में परिवर्तन है ये क्या है, सर्वोत्तम नवीन रचना है। ये ऐसा नहीं है कि कारण में गुण में परिवर्तन हो रहा है, कारण तो पहले सेम ही था, लेकिन अब उसमें जब संस्कार कर रहे हैं तो नया गुण परिवर्तित हो रहा है ना, गुण नया गुण मिल रहा है वहां पे।
तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि ये गुण पहले से कारण में नहीं था, मतलब कि नए गुण की क्या हो रही है, एकदम नवी रचना हो रही है। इसी कारण से यहाँ पे आयुर्वेद में भी हमें असत्कार्यवाद का इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है। तो असत्कार्यवाद में हमारे पास बस इतना ही था, जिसमें हमें क्या देखना था कि असत्कार्यवाद किसने बताया था, असत्कार्यवाद के क्या क्या मेन पॉइंट्स है कि वो क्या बोलता है। तो मेन उसका पॉइंट यही है कि कार्य है वो सर्वोत्तम नवीन रचना है और उसका अस्तित्व कारण में नहीं रहता। उसके समर्थन में हम लोग ने देख लिया क्या क्या युक्तियां दी गई है और आयुर्वेद में महत्व। तो ये सारी चीज थे हमारा असत्कार्यवाद से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको फर्दर वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड एंड नोट्स रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं।